नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एम.एड भाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत शिक्षण यह एक ऐसा शिक्षण है जहां से समस्त भाषाएं जो हैं वो कहीं न कहीं से संबद्ध हो जाती हैं, रिलेटिव हो जाती हैं। इसलिए संस्कृत में जो ध्वनियां हैं, जो साउंड्स हैं, फोन्स हैं, एक कहाँ से कैसे निकलते हैं, तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो साउंड्स हैं, जो हमारे मुख नासिका के द्वारा कुछ वायु ग्रहण की जाती है, जिसको फिर बाहर निकाला जाता है, जिसे श्वास प्रश्वास की क्रिया कहते हैं, जिसके आधार पर हम जीवित हैं। जब ये श्वास प्रश्वास लेते हैं तो चूंकि मुख और नासिका दो ही इसके ऐसे भाग हैं जिसके आधार पर किसी को ग्रहण किया जा सकता है। जब ये मुख विवर्ग में पहुंचते हैं तो आप देखेंगे कहीं न कहीं हमारे मुख के अंदर कुछ ना कुछ यंत्रवत कार्य होने लगता है। कहीं पर जिह्वा, कहीं मूर्धा, कहीं होंठ, कहीं दांत, कहीं तालू आपस में टकराते हैं, कहीं न कहीं संघर्षण करते हैं, जिसके आधार पर जो वायु निकल रही है वह एक ध्वनि का रूप ले लेती है। ध्वनि जो होती है यह वायु का ही एक संघर्षित रूप होता है, जो भीतर के तमाम प्रकार के जो यंत्र हैं, जो स्वरतंत्रियां हैं, जिनका परस्पर संघर्षण होने से वह एक विशेष ध्वनि के रूप में बाहर निकलती है। यही वायु जब हारमोनियम में पंच की जाती है, भरी जाती है और उसके की को दबाया जाता है तो उसमें से आप देखेंगे कुछ ना कुछ बहुत ही सुमधुर ध्वनि निकलती है। लेकिन ध्वनि कहां से आती है? उन वायु का जो घर्षण होता है, उस घर्षण के आधार पर ही जो ध्वनि निकलती है उसे हम देखते हैं, उसके आधार पर सुरम्य लगता है, अच्छा लगता है, रोचक लगता है। ठीक उसी प्रकार से मानव का जो शरीर है, इसके अंदर जो बोलने की शक्ति है, जो कुछ इसके अंदर अभिव्यक्त करने की क्षमता है, जो कुछ भी किताबों पुस्तकों आदि में लिखा हुआ है, उन शब्द समूहों को, उन पदों को, उन वाक्यों को वह अपने इन स्वर यंत्रों के आधार पर बोलता है, इन ध्वनि यंत्रों के आधार पर बोलता है। ध्वनि यंत्र तो ऐसे आप देखेंगे तमाम प्रकार के होते हैं बाहरी, जैसे संगीत वाद्य के, कहीं पर हारमोनियम है, कहीं पर सितार है, गिटार है, कहीं पर आप ढोलक देखते हैं, कहीं पर तबला है, इत्यादि बांसुरी सब कुछ है। लेकिन भीतर से भी तो हम आवाज निकालते हैं। कभी कभी आप कुछ लोग देखते हैं बहुत अच्छी आवाज निकाल लेते हैं, किसी भी जानवर की निकालना हो, किसी व्यक्ति की नकल करना हो, एकदम जैसे वह बोलता है ठीक उसी प्रकार से एंकरी मिंकरी दोनों कर लेते हैं, उसी की आवाज में बोल लेते हैं। आखिर आवाज बनती कैसे, ध्वनि निकलती कैसे है, इसका यंत्र तंत्र क्या है? क्योंकि हारमोनियम में तो हमने देखा है, सितार गिटार में हमने देखा है, बीड़ा में हमने देखा है, कुछ में तार लगे होते हैं, उसमें झंकृत होने पर जब उसको दाबते हैं तो हवा जो तरंगित होती है तो उसमें से एक आवाज निकलती है। लेकिन व्यक्ति के अंदर से इस प्रकार की ध्वनियां कैसे आती है? इसका मतलब शरीर में भी हमारे ध्वनि यंत्र है, हमारे पास ऐसे फोन्स हैं, ऐसे साउंड्स हैं, वाद्य यंत्र हैं, जिसके आधार पर हम उन्हीं ध्वनियों को संघर्षित करके अच्छे से शब्दों के रूप में, वाणी के रूप में भेजते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से जो ध्वनि यंत्र है ये व्यक्ति के अंदर अर्थात उसके मुख में जो कुछ ध्वनि जाती है, उसके जो कंठ, सिर आदि में जो टकराती है, उसके आधार पर वह विभिन्न जगहों से संघर्षित जब बाहर निकलती है तो वह एक ध्वनि कहलाती है। तो देखें, ध्वनि विज्ञान, फोनोलॉजी यानी ध्वनि से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है, जिस शाखा के अंतर्गत उसे हम फोनोलॉजी कहते हैं, ध्वनि विज्ञान कहते हैं। ध्वनि से तात्पर्य स्वर, फोन या साउंड्स होता है। ध्वनि क्या है? यह एक तरह से स्वर बोला जाता है, स्वर माने ध्वनि, जिसको हम फोन या साउंड भी कहते हैं। कहते हैं कि उत्पादन, संवहन तथा ग्रहण ध्वनि के तीन पक्ष होते हैं। देखेंगे तीन पक्ष कौन कौन से हैं? उत्पादन, निकलती कहां से है ध्वनि, संवहन, जाती कैसे है, ग्रहण, किसी के पास वह रिसीव कैसे होती है। कहने का प्राय है एक बोलने वाला होता है, दूसरा सुनने वाला होता है और तीसरा जो माध्यम होता है वह ध्वनि पहुंचाने वाला। तो जो ध्वनि पहुंचाने का काम करता है वह वायु तरंगे होती हैं। आप फोन यहां से बैठ के करते हैं, दूसरे के यहां आवाज तरंगित होकर के पहुंचती है, तो वायु तरंगों के द्वारा। तो जो संवहन है, जो कम्युनिकेशन है, वह क्या है? वायु तरंगों के द्वारा है। उत्पादन का प्राय होता है, एक बोलने वाला होता है ध्वनि को, और दूसरा ध्वनि को ग्रहण करने वाला रिसीवर के रूप में होता है। इस तरह से ध्वनि के तीन पक्ष होते हैं। कौन कौन से? उत्पादन, संवहन और ग्रहण। लेकिन अब ध्वनि
बनती कैसे है, इसके यंत्र क्या है, तो हम इस यंत्र को आज देखेंगे। देखिए, वाग या ध्वनि यंत्र का एक चित्र बना हुआ है। एक मानव शरीर है जिसका एक मुख का भाग दिखाया जा रहा है, मस्तिष्क का, हेड का, गले से लेकर के हेड के बीच में जो हमारा मुख है, जो हमारी नासिका है, जो हमारे गले के अंदर संघर्ष होकर के वायु जा रही है, निकल रही है, इनके द्वारा कौन कौन से स्वर यंत्रियां हैं, तंत्रियां हैं जिनके स्पर्श से ध्वनि उद्भूत होती है, निकलती है, प्रादुर्भूत होती है। आइए हम उसको देखते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। इन चित्रों में आप देखेंगे नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 8 में देखिए 1, 8 का फर्स्ट, 8 का सेकंड, 8 का थर्ड, 8 का फोर्थ, 8 का फिफ्थ। फिर 8 की फिफ्थ में से आप देखेंगे अ, ब, स और द निकाला गया है। फिर इसी तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ध्वनि के तमाम प्रकार के चित्र जगह जगह संकेत के रूप में दिखाए जा रहे हैं। ध्वनि के कहीं ना कहीं यंत्र हैं, तंत्र हैं, जिनकी व्याख्या हमने यहाँ पर किया है। प्रत्येक नंबर के आधार पर उसकी व्याख्या, जैसे आप देखेंगे एक गले का भाग है, यहाँ पर ये श्वास नलिका है। 1 नंबर वाला ये क्या है, श्वास नलिका, विंड पाइप होती है। इसका कार्य क्या होता है, मुख या नासिका से फेफड़ों तक वायु ले जाने वाली नलिका। मुख से या नासिका से जो वायु फेफड़ों तक पहुंचती है वह एक पाइप की तरह, नली की तरह होती है। जो नली ले जाती है उसी को हम श्वास नली कहते हैं, श्वास नलिका कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। दूसरा होता है कंठ पिटक। आप देखेंगे दूसरा है कंठ पिटक। हमारे इस गले में कंठ यहाँ एक पिटक है, यंत्र है, जिसको हम कहते हैं कंठ पिटक अर्थात लैरिंग्स। ये क्या है, मुख की ओर श्वास नलिका का अंतिम सिरा, अर्थात जो श्वास नलिका जा रही है या मुख की तरफ इसका अंतिम सिरा है, इसे हम कंठ पिटक कहते हैं। तीसरा नंबर इसका आता है, देखेंगे यहाँ पर, यह स्वर यंत्र, स्वर तंत्री इसे कहा जाता है। वोकल कॉर्ड्स, कंठ पिटक में पतली झिल्ली की 2 परत जिसमें अनेक स्वर तंत्री होती है, माने कंठ का जो है भीतरी भाग कंठ पिटक, इसके अंदर 2 झिल्लियां होती हैं, 2 परतों होती हैं, जिसमें अनेक प्रकार की छोटी छोटी बहुत सूक्ष्म तंत्रियां बनी होती हैं, जिसे हम स्वर तंत्री कहते हैं, जिसके आधार पर वह संघर्षित होकर के विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में वह निकलती है। ये स्वर तंत्री ही ऐसी हैं जो पतली झिल्ली के रूप में होती हैं। इसमें 2 परतें होती है, ऊपर और नीचे का भाग, और उसके आधार पर उसमें अनेकों छोटी छोटी सूक्ष्म रूप से तंत्रियां, चिन्ह उसमें बने होते हैं, जिसके आधार पर जब वायु जाती है तो संघर्षित होती है और उसके द्वारा ध्वनि जैसा हम चाहते हैं वैसा निकाल लेते हैं। काकल या स्वर यंत्र, मुख जिसे कहा जाता है यंत्र मुख। तो काकल या स्वर यंत्र, ये देखिए चौथे नंबर पर है। ये देखिए काकल या स्वर यंत्र इसको कहते हैं, चूंकि गले के अंदर की बात चल रही है। इसको ग्लॉटिस कहा जाता है। स्वर तंत्रियों के बीच में खुले मार्ग को, जो स्वर तंत्रियां हैं इनके बीच में जो खुला मार्ग है, इसको हम क्या कहते हैं, काकल कहते हैं। अभिकाकल, एपिग्लॉटिस, भोजन नलिका व श्वास नलिका के मध्य एक छोटी सी जीभ सी होती है, अर्थात जो अभिकाकल होता है 5वें नंबर पर आप देखेंगे यहां पर, ये क्या है, यानी छोटी श्वास नलिका और भोजन नलिका के मध्य में, क्योंकि ये श्वास नलिका देखिए आपकी आ रही है मुख और इधर से नासिका, इन दोनों के आधार पर श्वास नलिका है। इसके अंदर क्या हो रहा है, भोजन नलिका अर्थात जहां से आप कुछ खा रहे हैं तो यहां से निकल रहा है, इसके यहाँ पर ये जो भाग है कहते हैं इसे अभिकाकल कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। भोजन नलिका और श्वास नलिका के मध्य एक छोटी सी जीभ सी दिखाई पड़ती है, अर्थात जो भोजन को भीतर रोक जाने देती है और फिर उसको बाल में कितना रोक लेती है, उसी को कहते हैं छोटी जीभ सी जैसे दिखाई पड़ती है, लेकिन वह है क्या, उसे हम अभिकाकल कहते हैं। इसी तरह से आप देखें 6ठे नंबर पर अलजिह्वा, अलजिह्वा या इसी को एगुला कहते हैं। ये अलजिह्वा क्या होती है, आप देखेंगे 6ठे नंबर पर, देखिए अलजिह्वा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा है, इसी को सुंडिका कहा जाता है। जब आप मुंह को बहुत तेजी से खोलते हैं तो भीतर एक हल्की सी सुंडिका की तरह दिखाई पड़ती है, उसी को अलजिह्वा कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर है 6ठे नंबर पर। मुख विवर व श्वास विवर के संधि स्थल पर जीवा के आकार का एक छोटा सा भाग होता है, यानी अलजिह्वा क्या है, मुख विवर माने मुख के अंदर, ये देखिए मुख है, ये ऊपरी होठ है, ये निचला होठ है, इन दोनों के बीच में देखो एक जिह्वा है, कहते हैं कि इसके भीतर मुख विवर व श्वास और जो श्वास नलिका यहां से जा रही है, इन दोनों के बीच में कहते हैं कि एक छोटा सा, देखेंगे छोटी सी जीभ से समान दिखाई पड़ता है, एक छोटी सी सुंडिका की तरह दिखाई पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अलजिह्वा कहते हैं। नासिका विवर, नासिका देखिए 7वें नंबर पर, ये 7वां है, ये नासिका, ये देखिए नासिका है, यहां से आवाज जा रही है, तो नासिका का छिद्र विवर है, नलिका है, जिसके आधार पर श्वास नली में श्वास भीतर जाती है।
तो एक आते हैं सातवां, ये नासिका व्यवहार नेसल कैविटी, श्वास प्रश्वास का मुख्य साधन। जैसे देखिए नासिका है, दो छिद्र इसमें है, इसके अंदर जब भीतर जाएंगे तो भीतर का भाग यहाँ से दिखाई पड़ रहा है और इसके आधार पर जो वायु है वो भीतर जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर निकालती है। तो इस नासिका के द्वारा भी ध्वनि उत्पन्न होती है, माने ये भी एक यंत्र के समान है, तंत्र के समान है। फिर आठवां है मुख विवर। आप देखेंगे आठवां, ये आपका ऊपरी होठ है, ये निचला होठ है, ये देखिए आपकी जीवा है, इसके अंदर ये देखेंगे क्या है जा रहा, ये मुख विवर है, अर्थात मुख का जो पूरा भाग है, मुख क्या है, गुफा के समान है ना। अब इसके अंदर का जो भाग है इसे विवर कहा जाता है, बिल के समान होता है। विवर अर्थात इसमें श्वास प्रश्वास का प्रमुख साधन, एक नासिका होती है, दूसरा मुख होता है। हम इन दोनों चीजों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण करना होता है खाने पीने की चीजों को, उसको लेते हैं, तो इसलिए इनको विवर कहा जाता है, नासिका विवर और मुख विवर। अब देखेंगे कंठ, यानी आठवें ये देखिए भाग, आठवें का जो फर्स्ट भाग है ये देखिए आपका कंठ है, गला है। मुख विवर का मुख्य अंग अर्थात मुख का जो मेन भाग होता है वह क्या है, कंठ होता है। दूसरा होता है जिह्वा टंगु। आप जिह्वा को देखेंगे, जीव ये कहां पर है, ये आपकी जिह्वा है। और जिह्वा को भी देखिए, जिह्वा का अगला भाग, मध्य भाग, पश्च भाग, ये देखिए अग्रभाग है, ये मध्य भाग है और ये पश्च भाग है, यानी जिह्वा के तीन भाग हो जाते हैं। कौन कौन से, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। इस तरह से जो सेकंड है जिह्वा टंगु, यह अत्यंत लोचदार सुकोमल अवयव से बनी होती है, यानी इसको चाहे जितना जैसे चाहो उधर मोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, इसको घुमा सकते हो, यानी लोचदार है, बहुत सुकोमल है। इसमें तमाम प्रकार की स्वाद इंद्रियां लगी होती है, तंत्रियां लगी होती है, जिसके आधार पर हम किसी चीज को स्वाद भी लेते हैं और बोलने के लिए भी सबसे अच्छा यंत्र का कार्य यही करता है। कहीं उच्छिप्त होती है, कहीं पर या सुप्त होती है, कहीं पर या बहुत तेजी के साथ बोलने के लिए आगे बढ़ती है, कहीं बिल्कुल एकदम लुंठित हो जाती है। तो जो जिह्वा है यह बहुत अच्छी स्वर यंत्री है। फिर है होस्ट, लिप्स। आप देखेंगे ये मुख है, ये ऊपरी होठ है, ये निचला होठ है। ऊपरी और निचली होठ माने ऊपरा और नीचे वाला, जो ऊपर और नीचे का होठ है, ये दोनों क्या करते हैं, भी यंत्र के समान। बोलने के लिए जो वायु होती है उसको कभी कभी क्या करते हैं, ध्वनि देते हैं। जैसे प वर्ग है, बिना होस्ट के सहयोग से इनका उच्चारण हम नहीं कर सकते, इसलिए भी एक स्वर यंत्र है। दंत, टीथ, यानी इसके मुख के अंदर का जो ऊपरी भाग और निचली भाग में जो दांत हैं, ये जो जबड़े हमारे हैं इसमें दांत हैं, ये दंतों के द्वारा भी कभी देखिए जीवा दांत में टकराती है, कभी वायु से टकरा के निकलती है, इससे भी एक ध्वनि निकलने लगती है, इसलिए भी एक यंत्र के समान है। तालु, प्लेट्स, प्लेट्स आप देखेंगे 5वें नंबर पर, ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स यानी जो मुख है इसका ऊपरी भाग और निचला भाग देखिए हार्ड होता है पूरा, भीतर उंगली डालेंगे तो देखेंगे पूरा उठा हुआ भाग है, ये बहुत हार्ड होता है जिसमें जीवा बार बार टकरा रही है। एक निचला भाग होता है, ये भी तालु का निचला भाग, लेकिन जो ऊपरी वाला भाग है इसको हम तालु कहते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि ताल में भी कई चीजें आती हैं, जैसे यह है मुख विवर का ऊपरी हिस्सा, मुख के ऊपर का ऊपरी हिस्सा, ये जो भाग होता है तालु कहलाता है टोटल। अब इसमें कठोर तालु, कठोर तालु कौन सी है, आ वाला भाग जो इसमें है एक कठोर तालु है, अर्थात जो देखेंगे दांत के पास का लगा भाग बहुत कठोर होता है, इसे हम कठोर तालु कहते हैं। माने तालु का दांतों से लगा हुआ कठोर भाग यह तालु कहलाता है, कठोर तालु। बा, आप यहां देखेंगे बा, ये भाग जो है जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, वर्ष, इसे कहते हैं एलोवेरा वाला। ताल के नीचे की ओर कठोर ताल का मध्य भाग, माने नीचे की ओर का जो मध्य भाग जो ऊपर धंसा हुआ है उसे हम कहते हैं वर्ष। फिर इसी में देखेंगे सा, इसका है सा भाग है, एक आते हैं मूर्धा, सेरेब्रल, मुख विवर की छत का सर्वोच्च स्थान, अर्थात मुख के अंदर का जो सबसे ऊंचा भाग है भीतर का, जब आप उंगली डालेंगे देखेंगे बहुत ऊंचाई पर एक दिखाई पड़ रहा है, उसी को हम कहते हैं कि मूर्धा, इसी को हम सेरेब्रल कहते हैं। और यह मुख की छत का सबसे ऊंचा स्थान होता है। फिर इसी में देखेंगे दा, ये देखिए दे रहा है ना, एक कोमल ताल होता है। कोमल ताल कहां पाया जाता है, कंठ की ओर का भाग, जो कंठ की तरफ जब भीतर आप जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे बिल्कुल बड़ा हल्का सा माने सुकोमल बहुत मुलायम भाग दिखाई पड़ता है, वह कोमल ताल होता है। दांत के पास का जो भाग होता है वो काफी हार्ड होता है, इसलिए इसे कठोर ताल कहते हैं। जो मुख के विवर का सबसे ऊपरी भाग होता है उसे हम वर्ष कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। और जो वर्ष होता है वह तालु के नीचे की ओर का कठोर तालु का भाग जो होता है वह वर्ष कहलाता है। इस तरह से आप देखेंगे वाग या ध्वनि यंत्र ओकल एपरेटस, अर्थात मुख के अंदर
जो बोलने की यंत्रियां हैं, जो तंत्रियां हैं, किस प्रकार से किसी भी वर्ण का उच्चारण होता है, किस प्रकार से वर्णों में ध्वनि आती है, किस प्रकार से उसमें स्वन या फोन्स आते हैं, किस प्रकार से उसमें साउंड निकलता है, उन साउंड को निकालने में किन किन का सहयोग होता है, इन समस्त जितने भी इसमें दिखाई पड़ रहे श्वास नलिका, कंठपिटक, स्वर तंत्री, काकल या स्वर यंत्र, मुख, अभिकाकल, अभिजिह्वा, नासिका विवर, मुख विवर, कंठ, जिह्वा, ओष्ठ, दंत, तालु, कठोर तालु, वत्स, मूर्धा, कोमल तालु, ये सब ध्वनि के एक उपागम है। इन सबको मिलाकर के एक ध्वनि यंत्र बनता है, एक वाग्य यंत्र बनता है, जिसके आधार पर हम किसी भी वर्णों को उच्चारण करते हैं, इसी के आधार पर हम स्वरों को उच्चारण करते हैं, इसी के आधार पर व्यंजनों को उच्चारण होता है, इसी के आधार पर अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, उपध्मानी, जिह्वा मूली इत्यादि प्रकार के जो वर्ण होते हैं, स्वर होते हैं, उनका हम उच्चारण करते हैं। इसी के आधार पर हम ये देखते हैं कि किस स्थान से कौन सी ध्वनि निकल रही है, वर्णों को उच्चारण स्थल क्या है, विवार संवार नाद घोष क्या है, दंत ओष्ठ तालब ये सब क्या है। ये सारी चीजें इन ध्वनियों के आधार पर ही वर्णों का विभाजन किया जाता है और इसी के आधार पर यह हम मानते हैं हमें कहाँ से बोलना है, किस चीज का प्रशिक्षण लेना है। इसीलिए शब्द उच्चारण करने के लिए इन ध्वनि यंत्रियों का बहुत ही महत्ता होती है और जिनके ये स्वरतंत्रियां कहीं न कहीं पर अविकसित होती हैं या उनका सही प्रशिक्षण नहीं हो पाता है, ऐसे लोग शुद्ध उच्चारण ध्वनियों का नहीं कर पाते हैं। क्योंकि संस्कृत भाषा के अंदर ध्वनि विज्ञान को क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जहां पर जिस प्रकार की ध्वनि है ठीक उसी प्रकार के वर्णों को चिन्हित किया गया, लिखा गया है, जो जैसा लिखा गया ठीक उसी प्रकार की उसकी ध्वनि होती है। इसमें इन ध्वनियों को हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि अन्य भाषाओं में ये चीजें बहुत ही दुर्लभ होती हैं। वहां पर लिखा संकेत कुछ होता है, ध्वनियां कुछ निकाली जाती हैं, लेकिन संस्कृत भाषा की जो ध्वनियां होती हैं ये बिल्कुल जिस संकेत में दी गई है, जैसे कहना ठीक उसी प्रकार से उच्चारण स्तरों के आधार पर हम उस ध्वनि का उच्चारण करते हैं, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है। इस तरह से ध्वनि विज्ञान अर्थात फोनोलॉजी के अंतर्गत जो आज आपने वाग्य यंत्र या ध्वनि यंत्र वोकल एपरेटस पढ़ा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करें।